मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन बहुत घमंडी और लालची थी और बड़ी बहन बहुत भोली भाली थी। उन दोनों की शादी एक ही परिवार के दो भाइयों से हो जाती है। बड़ा भाई बहुत गरीब होता है और छोटा भाई अमीर होता है। छोटे भाई के साथ ही उसकी माँ भी रहती है। कुछ महीनों बाद, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना क्या बनाया आज? ओ बुढ़िया, मैं तेरे बाप की नौकर बैठी हूँ क्या जो खाना बनाऊं? जा, तू जाकर अपने लिए भी खाना बना लिया और मेरे लिए भी खाना बना दियो। मुझे बहुत भूख लगी है, जा जल्दी बनाकर ला अच्छा सा खाना। ठीक है बेटी, मैं बनाकर ले आती हूँ। ये लो बेटी, खा लो खाना। चल ठीक है, और सारा घर का काम दे, झाड़ू पोछा बर्तन धोकर खा लेना खाना। पहले काम खत्म कर दे तू। बेटी मुझे बहुत कमजोरी सी हो रही है और बहुत भूख भी लगी है, मुझे खाना खाने दो, मैं बाद में कर दूंगी सारा काम। मेरी बात ना सुनने का अंजाम नहीं पता है शायद तुम्हें, अभी बताती हूँ। फिर माया अपनी सास को डंडे से मारने लगती है। बेटी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे, मैं अभी कर देती हूँ सारा काम। अब तो तुझे पता चल गया होगा, मेरी बात नहीं मान रही थी ना जो तू। जा जल्दी कर फिर काम। माया की सास झाड़ू मार देती है और बर्तन धोकर खाना खाने लगती है। कुछ दिन बाद माया अपने पति से बोलती है, अजी जरा सुनिए तो सही, आज सुबह पड़ोस वाली रेखा मुझसे मिली थी। वो बता रही थी कि आपकी माँ ने सड़क किनारे वाली जो हमारी सबसे कीमती और उपजाऊ जमीन है ना, वो बिना हमें बताए सीधे आपके बड़े भाई विकास के नाम कर दी है। हद हो गई जी, माँ भी कम चालाक नहीं निकली, खाती हमारे घर का है और फायदा पहुंचा रही है वहाँ। माया तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रही हो? ऐसी बातें मुंह से निकालने से पहले सोच लिया करो। मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, कम से कम अपनी ही संतान के साथ तो नहीं। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि वो जमीन मेरे नाम करेंगी, फिर अचानक बड़े भैया को कैसे दे सकती हैं बिना मुझसे एक शब्द पूछे? आप बहुत भोले हैं नितिन जी, आपको अपने बड़े भैया की चालाकी दिखाई नहीं देती? वो बाहर से सीधे साधे दिखते हैं पर अंदर से बहुत शातिर हैं। और माँ जी तो दिन रात हमारे ही घर में रहती हैं, उनकी दवा इलाज खाना पानी सब कुछ हम देखते हैं, हम उनका पूरा खर्च उठाते हैं और बदले में जो सबसे उपजाऊ खेत है वो बड़े बेटे के नाम। क्या यही इंसाफ है? क्या यही माँ का न्याय है? मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि कल को हमारे पास बचेगा ही क्या। शायद तुम सही कह रही हो माया, अब मुझे भी ये बात खटकने लगी है। आखिर माँ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो जमीन बड़े भैया को दे दें? क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी उनके लिए? नहीं, अब और चुप बैठना ठीक नहीं है। चलो अभी इसी वक्त माँ के पास चलते हैं। आज उनसे साफ साफ पूछूंगा। अगर उन्होंने वाकई वो जमीन बड़े भैया को दी है तो उन्हें इसका जवाब देना ही पड़ेगा। नितिन और माया कुसुम देवी के पास जाते हैं। क्या बात है बेटा, आज तुम दोनों की चेहरों पर इतनी परेशानी क्यों साफ दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ दिल पर लेकर आए हो। सब ठीक तो है ना? ठीक माँ, क्या वाकई सब ठीक हो सकता है जब इंसान को अपने ही घर में अपने हक के लिए सवाल उठाने पड़े? आपने बिना मुझसे एक बार भी पूछे सड़क के किनारे वाली हमारी सबसे उपजाऊ जमीन बड़े भैया के नाम कर दी। क्या आपको जरा भी याद नहीं रहा कि उसी जमीन पर मुझे खेती करनी थी? आप जानती थी माँ कि मैंने उसी खेत के भरोसे अपने भविष्य के सपने देखे थे। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? और माँ जी आप ये भी मत भूलिए कि आप रहती हमारे ही घर में हैं। आपकी दवा, आपका खाना, आपकी हर जरूरत की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। फिर भी आपने वो जमीन उनके नाम कर दी जो ना आपका खर्च उठाते हैं और इतने बुढ़ापे में हम आपकी देखभाल कर रहे हैं। क्या हमारी कोई कीमत नहीं है? नितिन तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? तेरे मुंह से ऐसे शब्द सुनने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो भी तेरा सगा भाई है, खून का रिश्ता है। तू जानता है ना, बंटवारे के समय उसके हिस्से में सिर्फ बंजर जमीन आई थी, वो जमीन जिस पर फसल उगाना किसी सजा से कम नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा अगर उसे ये थोड़ी सी उपजाऊ जमीन मिल जाए तो शायद वो भी अपने बीवी बच्चों का पेट इज्जत से भर सके। और तू तो अच्छा पैसा कमाता है बेटा,
तेरे पास और भी ज़मीन है, घर है, साधन है, फिर इस छोटे से टुकड़े के लिए तू इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर रहा है? देखिए माँ जी, मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी, आपका मन पहले से ही सारी अच्छी ज़मीन बड़े बेटे को देने का था। मुझे तो अब ये भी डर लगने लगा है कि कहीं आप ये घर भी उन्हीं के नाम ना कर दें, फिर हम कहाँ जाएंगे? बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? क्या मेरी ममता इतनी सस्ती हो गई है कि तुम लोग उस पर शक करने लगे हो? वो भी मेरा बेटा है और सच ये है कि वो बहुत गरीब है। मैं अगर उसकी थोड़ी मदद कर दूं तो इसमें गलत क्या है? जब मैंने नितिन को अच्छी ज़मीन दी थी तो उसने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। आज उसी बेटे से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। एक छोटी सी ज़मीन के लिए तुम लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। देख लिया ना, ये ऐसे नहीं मानेंगी। अपनी ममता के नाम पर हमेशा बड़े बेटे को ही आगे रखेंगी। अब अगर अपना हक चाहिए तो इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर माया लाठी उठाती है और कुसुम देवी को मारने लगती है। नहीं बहू, ये क्या कर रही है? मुझे बहुत चोट लग रही है। भगवान के लिए छोड़ दे। मुझ जैसी बूढ़ी औरत पर तरस खा। माया बिल्कुल ठीक कर रही है। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई वो जमीन देने की? जल्दी से वो जमीन मेरे नाम कर दो, वरना और बुरा होगा। तुम मुझे मार सकते हो, पर मैं वो जमीन तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। अब बहुत हो गया, ये अब हमारे घर में नहीं रह सकती। माँ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अब तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। जाओ अपने बड़े बेटे के पास और कभी मेरे घर मत आना। मैं वहाँ कैसे जाऊँ बेटा? वो खुद किराए के छोटे से घर में रहता है। मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। ए बुढ़िया, बिना वो जमीन लिए हमारे घर मत आना, वरना अभी जितना मारा है उससे ज्यादा तुझे पीटूंगी, समझी बुढ़िया? इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और कुसुम देवी रोते हुए निकल पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे अपने बेटे बहू ने एक जमीन के लालच में मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? वो थोड़ा ही आगे जाती है कि तभी वो एक जगह रुक जाती है। अब क्या करूं? अगर बड़े बेटे और बड़ी बहू के पास गई, कहीं उन दोनों ने भी मुझे घर में रखने से इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं उन दोनों के पास नहीं जा सकती। वो दोनों दिल के तो बहुत साफ है, लेकिन मैं उन दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इतना कहकर कुसुम देवी पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं कई घंटे बैठने के बाद उसकी अचानक आंख लग गई और वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नितिन कहता है, चलो, अच्छा ही हुआ। आज इस घर से एक बेकार की जिम्मेदारी हमेशा के लिए निकल गई। बरसों से उसी बुढ़िया को खिलाते पिलाते रहे और बदले में हमें क्या मिला? ना जमीन, ना इज्जत, ना अपनापन। अब कम से कम चैन की सांस तो ले पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सच बताऊं, मुझे उस सड़क किनारे वाली ज़मीन बार बार याद आ रही है। अगर वो ज़मीन हमारे हाथ आ जाती तो आज हमारी किस्मत ही बदल जाती। वो ज़मीन मुझे चाहिए थी और आज भी चाहिए। उस बुढ़िया ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस बेटे ने उम्र भर सेवा की, उसी को खाली हाथ छोड़ दिया। काश उस दिन ही उसे सबक सिखा दिया होता, पर अब जो हुआ सो हुआ। इतने में ही एक सेठ आता है और नितिन से कहता है, अरे नितिन, ओ नितिन, घर पे है क्या? बाहर आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये कौन है जो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पूरा गांव उसका हो? जरा जाकर देखिए तो सही, कौन इतनी बेसब्री से हमें याद कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, शायद कोई जरूरी काम ही होगा। नितिन और माया बाहर आते हैं। नमस्ते सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? सब बढ़िया है नितिन। दरअसल मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तेरी जो सड़क के किनारे वाली उपजाऊ जमीन है ना, वही जमीन मुझे चाहिए। वहां मैं एक बहुत बड़ा गोदाम बनवाने वाला हूँ। आने जाने की पूरी सुविधा है और आमदनी भी जबरदस्त होगी। क्या 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 सच में सेठ जी, आपको वही जमीन चाहिए? हाँ नितिन, बिल्कुल। वो जमीन साधारण नहीं है, बहुत कीमती है। इसलिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बस 2 दिन के अंदर सारे कागजात लेकर आ जाना और जमीन मेरे नाम कर देना। जी सेठ जी, बिल्कुल। मैं सारे कागज आज ही जमा कर लूंगा, जमीन आपके नाम कर दूंगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो समय पर पूरी कर दूंगा। फिर सेठ वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने माँ को घर से क्यों निकाल दिया? अब हम वो जमीन कैसे अपने नाम करेंगे और कैसे बेचेंगे? अगर सेठ को जमीन बेच दिया तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे।
हमें तो पता ही नहीं था कि वो ज़मीन इतनी कीमती है। मैं तो सोच रही थी कि बस वो उपजाऊ है, लेकिन सेठ तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। हमें किसी भी तरह वो ज़मीन लेकर सेठ को देनी होगी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब हम करें तो क्या करें भाग्यवान, और कैसे करेंगे? तुमने तो माँ को घर से ही निकाल दिया, और माँ पता नहीं कहाँ गई होगी। कहीं भैया के पास चली गई होगी, तो फिर भैया वो ज़मीन हमारे नाम करेंगे ही नहीं। आप चलो ना, वहाँ भी गई होगी तो हम मीठी मीठी बातें करके उन्हें वापस घर ले आएंगे। उसके बाद वो ज़मीन अपने नाम करवा लेंगे। हाँ चलो चलते हैं। इतना कहकर नितिन घर के बाहर माया की प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक काम करती हूँ, एक चाकू भी साथ में रख लेती हूँ। अगर बुढ़िया ने जमीन देने से मना कर दिया तो इसी चाकू से बुढ़िया का काम ही खत्म कर दूंगी। वैसे भी अब जी कर भी क्या कर लेगी बुढ़िया। ये विचार करके माया एक चाकू अपने पास छुपा लेती है ताकि किसी को नजर ना आए और समय आने पर वो बुढ़िया को चाकू से डरा सके। अरे कहाँ रह गई थी, जल्दी चलो। अजी हाँ चलो चलते हैं, थोड़ा रसोई का काम निपटा रही थी। दोनों रास्ते से जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाते ही एक पेड़ के नीचे कुसुम देवी सोई हुई मिली। ये देखो माँ, तो यही पेड़ के नीचे सोई है, यानी पूरी रात इसी पेड़ के नीचे सोई थी। चलो, हमारा काम बन गया। नहीं तो अगर ये भैया के घर चली जाती तो हमें वहां से लाना मुश्किल होता। अरे चलो चलो, माँ के सामने हमें अच्छे होने का नाटक करना होगा। इतने में कुसुम देवी की नींद खुल गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में मैं अंधा हो गया था, अपनी ही माँ को अपमानित कर दिया। माँ, अगर आप हमें माफ़ नहीं करोगी तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। माँ, गलती मेरी भी है। मैंने नितिन के कान भरे आपके खिलाफ, जहर घोला। अब आपका घर है माँ, आपके बिना ये घर भी सूना है। चलिए हमारे साथ, अब हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। बस करो ये नाटक, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम दोनों ऐसे बिना मतलब के कभी मेरे पास नहीं आते। साफ साफ बताओ, किस लालच में मुझे लेने आए हो? ठीक है माँ, अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। हमें वो जमीन चाहिए जो आपने भैया के नाम कर दी है, वही सड़क किनारे वाली उपजाऊ जमीन। आप अभी के अभी वो जमीन मेरे नाम कर दीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस बेटे के पास तो वक्त की रोटी नहीं, जिसके पास रहने को ढंग का घर नहीं, तुम उससे भी उसकी जमीन छीनना चाहते हो? तुम सच में इंसान नहीं रहे नितिन। लालच ने तुम्हारी आत्मा मार दी है। मुझे किसी की भी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ उस जमीन के बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। एक ही सौदे में हम अमीर बन सकते हैं। माँ, समझदारी दिखाइए और वो जमीन मेरे नाम कर दीजिए। तुम दोनों सिर्फ लालच के पुजारी हो। मैं जिंदा रहते उस जमीन को कभी नहीं दूंगी। वो मेरे बड़े बेटे का हक का है। जो करना है कर लो, पर मेरी आत्मा को मत बेचने को कहो। बहुत हो गया माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। आज फैसला होकर ही रहेगा। नितिन जबरदस्ती हाथ पकड़ता है। इतने में कुसुम देवी हाथ छुड़ा देती है। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। ये ऐसे नहीं मानेगी, रुक जाओ, अभी बताती हूँ। माया कुसुम देवी को जोर से धक्का देती है, जिससे उसका सिर पत्थर से टकराता है और वो मर जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? माँ के सर से खून निकल रहा है। माँ तो मर चुकी है। नहीं नितिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मैंने तो बस गुस्से में उन्हें धक्का दिया था। मुझे क्या पता था कि वो फिसल जाएंगी या वहाँ पत्थर होगा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। अब क्या होगा माया? सोचो जरा, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया, अगर गांव वालों को पता चल गया कि माँ हमारे साथ थी, लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ नितिन, अब रोने या पछताने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे किसी को ये न लगे कि माँ की मौत हमारे कारण हुई है। लेकिन करेंगे क्या? हम घने जंगल के बीच फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलना भी आसान नहीं है। इसी जंगल को हमें अपना सहारा बनाना होगा। ये जंगली इलाका है नितिन। अगर लोगों को ऐसा लगे कि किसी जानवर की वजह से ये सब हुआ है तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। माया, तुम इतने ठंडी दिमाग से ये सब कैसे सोच पा रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पहले से डर रही थी कि माँ जमीन नहीं देंगी, इसीलिए मैं अपने साथ एक चाकू लेकर आई थी। माया चाकू निकालकर नितिन को देती है। अब चलो, माँ के शरीर में घाव के निशान बना दो। फिर दोनों मिलकर कुसुम देवी के शरीर पर घावों के निशान बना देते हैं।
अब चलो जी, हम घर चलते हैं। बहुत समय हो गया है, कोई ना कोई आने वाला ही होगा। चलो चलते हैं, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। दोनों जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अरे अंजलि, जरा देखो तो सही, माँ ने हमें जो जमीन दी थी ना, उसी जमीन पर इस बार हमने मेहनत से खेती की और भगवान की कृपा से फसल इतनी अच्छी हुई है कि देखकर दिल खुश हो गया। इस बार की फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। अनाज के दाने मोटे हैं, खेत लहलहा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना माँ के पास जाकर उनके चरण छू लूं और उनका आशीर्वाद ले आऊं। अगर माँ ने हमें वो जमीन नहीं दी होती तो शायद आज हम इतनी खुशहाली नहीं देख पाते। माँ की वजह से ही तो हमारे घर की हालत सुधर रही है। अब लगता है हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। सच कह रहे हैं आप। माँ का आशीर्वाद हो तो भगवान भी साथ देता है। आप जरूर जाइए, माँ से मिलाइए और उनका आशीर्वाद लेकर आइए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ, देर नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर विकास घर से निकलता है और नितिन के घर पहुंचता है। अरे ओ नितिन और माँ, बाहर आओ। मुझे तुमसे और माँ से जरूरी बात करनी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद नितिन बाहर आता है। अरे भैया, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ नितिन, सब ठीक है। मुझे बस माँ से मिलना है। जल्दी से उन्हें बाहर बुलाओ, मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ ने जो जमीन मुझे दी थी उसमें इस बार ऐसी फसल हुई है कि दिल भर आया। हमारी मेहनत सफल हुई है। मैं बस माँ को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। नितिन का चेहरा अचानक से उतर जाता है। वो चुप हो जाता है। अरे नितिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ कहाँ है? वो बाहर क्यों नहीं आ रही? माँ तो शाम में ही आपके घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। क्या अभी तक वो पहुंची नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो नितिन? तुम जानते हो ना, हमारा घर जंगल के रास्ते पड़ता है। फिर तुमने माँ को अकेले क्यों जाने दिया? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? भैया, मैंने माँ को बहुत समझाया था। मैंने उनसे कहा था कि अंधेरा हो रहा है, कल सुबह चले जाना, लेकिन वो जिद करके चली गई। तभी माया अंदर से बाहर आती है। भैया, ये सच कह रहे हैं। मैंने भी माँ जी को बहुत रोका था, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। हे भगवान, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ चली गई होंगी? न जाने किस हाल में होंगी। अब देर करना ठीक नहीं होगा। अगर माँ रास्ते में भटक गई हो तो हमें अभी निकलना चाहिए। मुझे माँ को ढूंढना ही होगा। भैया, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर माँ आपके घर नहीं पहुंची तो निश्चित ही कहीं रास्ते में होंगी। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। फिर तीनों इतना कहकर वहां से निकल पड़ते हैं और गांव की चौपाल पर आते हैं। भाई साहब, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? वो शाम में ही निकल गई थीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा और वो तो इस तरफ आई भी नहीं है। आखिर तुम्हारी माँ जा कहाँ सकती हैं? पता नहीं कहाँ गई। वो मेरे घर की तरफ निकली थी लेकिन मेरे घर भी नहीं पहुंची और कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। अरे तुम्हारी माँ जब तुम्हारे घर की तरफ गई होगी तो शायद वो जंगलों में कहीं भटक गई होगी। तुम्हें उस तरफ जाकर देखना चाहिए और हम दोनों है ना, हम दोनों मिलकर पूरे गांव में तलाशी कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप जाकर इस तरफ मेरी माँ को ढूंढिए और हम तीनों जाकर जंगल में अपनी माँ को ढूंढते हैं। अरे क्यों नहीं, जल्दी जाओ, भला तुम्हारी माँ ऐसे कहीं नहीं जा सकती। हम भी अभी निकलते हैं। इतना कहकर वे दोनों कुसुम देवी को ढूंढने लगे। नितिन, विकास और माया तीनों वहां से निकलकर घने जंगलों में जाते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे कुसुम देवी की लाश पड़ी होती है। उसके शरीर में कटे हुए निशान होते हैं। खून सूख चुका होता है। ये क्या हो गया माँ को? माँ, मेरी माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मर नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। माँ उठ जाओ प्लीज। माँ, मैंने तुम्हें कितना मना किया था, कितनी बार कहा था कि जंगल में अकेली मत जाया करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। माँ, आज अगर मेरी बात मान ली होती तो शायद तुम आज हमारे साथ होती। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, आंखें खोलो माँ। देखो मैं आ गया हूँ, आपका विकास। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। माँ उठ जाओ, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। भैया, लगता है जंगल में किसी जंगली जानवर ने माँ पर हमला कर दिया। माँ अकेली थी और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। हमें ये बात मुखिया जी को जाकर बतानी होगी। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। मैं रोज इसी जंगल से आता जाता हूँ नितिन, कभी किसी जानवर को इस तरह किसी इंसान पर हमला करते नहीं देखा। आज जो हुआ है वो बहुत डरावना है और बहुत दर्दनाक भी। हे भगवान, आपने मेरी माँ को ही क्यों छीन लिया? भैया, अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा।
जो हो गया उसे तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन अब हमें माँ का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करना होगा। यही उनका आखिरी हक है। विकास फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों मिलकर भारी मन से बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बाद, भैया, माँ इस दुनिया में अब नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें हर पल हमारे साथ रहेंगी। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ उजड़ गया हो। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि माँ हमें छोड़कर चली गई है। हाँ नितिन, किस्मत भी कितनी अजीब होती है। जिस माँ के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते थे, आज उसी माँ के बिना जिंदगी जीने की मजबूरी है। मैं अब चलता हूँ, लेकिन माँ की ये याद शायद कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। विकास रोते हुए वहां से जाने लगता है। तभी माया मुस्कुराकर नितिन को देखती है। ये माया इतना मुस्कुरा क्यों रही है? जरूर कुछ है जो ये छुपा रही है। इतना कहकर विकास आगे बढ़ जाता है। देखा नितिन, मैंने कहा था ना कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। हमने ऐसा नाटक किया कि पूरे गांव को यकीन हो गया कि माँ को किसी जंगली जानवर ने मारा है। अब कोई भी हमारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। सच में माया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुमने रो रो कर ऐसा दिखाया जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा दुख हो रहा हो। गांव वाले भी तुम्हारी बातों में आ गए। और मेरा भाई विकास, वो तो इतना भोला है कि उसे तो सपने में भी नहीं लगेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। भोले लोगों के साथ चाल चलना सबसे आसान होता है। विकास को तो मैं 2 मीठी बातें बोल दूं तो वो सब भूल जाएगा, और अब माँ की जमीन और सारी संपत्ति पर सिर्फ हमारा हक होगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं विकास मुखिया के घर पहुंचता है। अरे विकास बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? सब ठीक तो है? मुखिया जी, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वालों ने कहा कि जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जरूर कोई चाल चली गई है, नहीं तो कोई जानवर मेरी माँ का इतना बुरा हाल नहीं करता, इतने निशान नहीं होते। मुझे लगता है कि मेरी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है विकास? साफ साफ बताओ। मुझे शक है मेरे अपने ही भाई नितिन और उसकी पत्नी माया पर, क्योंकि जब से माँ की मृत्यु हुई है तब से माया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। वो दुखी कम और संतुष्ट ज्यादा लग रही थी। ये बहुत बड़ा आरोप है विकास। आखिर वो भी तुम्हारी माँ के बेटे बहू हैं। क्या वे इतना बड़ा पाप कर सकते हैं? मुखिया जी, लालच इंसान को अंधा बना देता है। मैंने अपने भाई को हमेशा छोटे होने के कारण माफ किया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब बात मेरी माँ की है। मैं उनकी आत्मा को न्याय दिलाकर रहूंगा। अगर तुम्हें सच में शक है तो ये मामला गांव के बस की बात नहीं है। हमें राजा के दरबार में जाना होगा, वहां सच्चाई जरूर सामने आएगी। हाँ मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। चाहे जो भी हो, मैं सच सामने लाकर रहूंगा। अगर मेरा भाई दोषी है तो उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है विकास, कल सुबह हम दोनों राजा के दरबार में चलेंगे। न्याय जरूर मिलेगा। फिर अगले दिन विकास और मुखिया राजमहल पहुंचते हैं। तुम दोनों इतने व्याकुल और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? दरबार में आने से पहले अपने मन को संभालो और साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। महाराज, आज हम बहुत भारी मन से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये गांव का विकास है। इसकी माँ की निर्मम हत्या कर दी गई है और ये आरोप अपने ही सगे भाई नितिन और उसकी पत्नी माया पर लगा रहा है। क्या कहा तुमने? एक पुत्र अपनी ही माँ का हत्यारा? ये तो प्रकृति और धर्म के विरुद्ध। ऐसा घोर पाप कोई कैसे कर सकता है? महाराज, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरा अपना भाई इतना गिर सकता है। माँ ने अपनी मेहनत की उपजाऊ जमीन मुझे सौंप दी थी। ये बात नितिन और उसकी पत्नी को बिल्कुल सहन नहीं हुई। उनके मन में लालच की आग भड़क उठी और उसी आग में उन्होंने माँ की जिंदगी जला दी। विकास, तुम्हारे शब्द भावुक हैं, पर न्याय भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से होता है। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है जिससे ये सिद्ध हो सके कि वही दोषी है? नहीं महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बस मेरा विश्वास और मेरी माँ की आत्मा की पुकार है। बिना प्रमाण के मैं किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकता, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। मैं अपने मंत्री और सैनिकों को आदेश दूंगा कि पूरी गहराई से जांच की जाए। यदि तुम्हारा भाई दोषी पाया गया तो उसे ऐसा दंड दिया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। आपके न्याय पर हमें पूरा विश्वास है महाराज। आपने हमारी बात सुनी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। मुखिया और विकास महल से बाहर निकलते हैं। मुखिया जी, मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया है।
मुझे नहीं लगता कि केवल जांच से सच सामने आ पाएगा। नितिन और माया बहुत चालाक हैं, वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। विकास, निराश मत हो। इस संसार में अन्याय ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। गांव के तालाब के किनारे एक तपस्वी साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति है। जो भी सच्चे मन से जाता है उसे मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। यदि सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है तो मैं तुरंत उसके पास चलने को तैयार हूँ। मैं अपनी माँ के हथियारों को यूं ही खुला नहीं घूमने दूंगा। दोनों तालाब किनारे पहुंचते हैं। वहां साधु महाराज आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। आओ पुत्र, तुम्हारे कदमों की आहट से पहले ही तुम्हारे दुख की आहट मेरे मन तक पहुंच चुकी है। मुझे पता था कि तुम मेरे पास अवश्य आओगे। महाराज, यदि आप सब जानते हैं तो कृपा करके मेरी सहायता करें। मेरी माँ की हत्या हो गई है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि वही दोषी हैं। सत्य कभी छिपता नहीं पुत्र, उसे बस प्रकट होने का अवसर चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इस पेड़ का एक विशेष पत्ता है। यदि इसे तुम्हारी माँ की उम्र की किसी स्त्री को खिलाया जाए तो वो कुछ समय के लिए तुम्हारी माँ का रूप धारण कर लेगी। क्या सचमुच ऐसा संभव है महाराज? हाँ पुत्र, जब वो स्त्री तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी के सामने प्रकट होगी तो उनके हृदय में छिपा भय जाग उठेगा। अपराधी का मन स्वयं उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। डर के कारण वे स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर बैठेंगे। महाराज, आपने तो मेरे मन में बुझती हुई आशा को फिर से जगा दिया। मैं अभी किसी बूढ़ी स्त्री को ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। ध्यान रहे, ये उपाय केवल सत्य और न्याय के लिए है। तुम्हारे मन में बदले की भावना नहीं बल्कि न्याय की भावना होनी चाहिए। मैं केवल अपनी माँ की आत्मा को न्याय दिलाना चाहता हूँ। महाराज, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र लौटता हूँ। इतना कहकर मुखिया और विकास वहां से निकल पड़े। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। देखो विकास, सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है ना, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है। लोग कहते हैं कि उसने जीवन में बहुत दुख सहे हैं और सच्चाई को बहुत करीब से जाना है। शायद वही हमारी इस कठिन घड़ी में मदद कर सके। चलो अब हिम्मत जुटाओ और मेरे साथ चलो। कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो मेरे इस सुनी झोपड़ी में? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जाओ यहाँ से। दुनिया ने मुझे बहुत धोखा दिया है। शोभा माँ, कृपया हमें गलत मत समझिए। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और ये विकास है। इसकी माँ कुसुम देवी की निर्दयता से हत्या कर दी गई है और ये पाप इसके अपने ही भाई नितिन और उसकी पत्नी माया ने मिलकर किया है। हम आपके पास न्याय की आशा लेकर आए हैं। क्या कह रहे हो मुखिया? कोई बेटा अपनी ही माँ की हत्या कर सकता है? ये तो सोचकर ही दिल कांप उठता है। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों के लिए हर दुख सह लेती है, और वही बच्चा उसकी जान ले ले। ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरे अपने बेटे बहू ने भी मुझे इस झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया है। अम्मा, मेरी माँ ने हमें अपने खून पसीने से पाला था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन मेरे ही भाई ने लालच में आकर उनकी जान ले ली। मैं चाहता हूँ कि उन्हें न्याय मिले। आप मेरी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपकी हर सेवा करूँगा। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मेरी माँ की आत्मा को शांति दिला दीजिए। बेटा, तुम्हारे दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। एक माँ का अपमान और उसकी हत्या, ये सहन करना आसान नहीं। अगर तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा शुभा माँ। तो चलिए, अब देर करने का समय नहीं है। हमें तालाब के किनारे जाना होगा। वहीं से आगे का मार्ग खुलेगा। फिर तीनों साधु महाराज के सामने पहुंचते हैं। क्या तुमने इन्हें सब कुछ बता दिया? हाँ साधु महाराज, मुझे सब बता दिया है। मैं विकास की माँ कुसुम देवी को न्याय दिलाने आई हूँ। एक माँ के साथ हुए अन्याय को मैं अनदेखा नहीं कर सकती। साधु महाराज पत्ती देते हुए कहते हैं, ये साधारण पत्ती नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है। इसे खाते ही तुम कुसुम देवी का रूप धारण कर लोगी। फिर नितिन के सामने जाकर उसे उसके अपराध का भय दिखाना। जब उसका अंतर्मन कांप उठेगा तब वो स्वयं अपना अपराध स्वीकार करेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यदि इससे एक माँ को न्याय मिल सकता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। शोभा पत्ती खाती है।
और कुछ ही क्षणों में कुसुम देवी का रूप ले लेती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। किसी इंसान का रूप ऐसा कैसे बदल सकता है? मैं अपनी पूरी आयु में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा है। ये तो मेरी माँ लग रही है। मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हो। दिल कह रहा है कि ये वही है। ये कैसे संभव है? यही तो कमाल है मेरे इस जादुई पत्ते का। जब तुम अपनी आंखों से देखकर भी नहीं पहचान पाए, तो वो लोग कैसे पहचानेंगे जो अपराधी हैं? समय आ गया है, सच सामने आएगा। हिम्मत रखो विकास, बहुत जल्द तुम्हारी माँ को न्याय मिलने वाला है और उनके अपराधी अपने किए की सजा पाएंगे। सच किसी भी कीमत पर छिप नहीं सकता है। विकास की आंखों से आंसू झलकते हैं। वहीं दूसरी तरफ माया चिंतित अवस्था में आंगन में बैठी थी। इतना समय हो गया, नितिन अभी तक खेत से क्यों नहीं आया? थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ, फिर खाना खा लूंगी। अचानक कुसुम देवी के रूप में शोभा उसके सामने प्रकट होती है। ये क्या? मैंने तो मांझी को मार दिया था, फिर ये जिंदा होकर मेरे सामने कैसे आ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर मेरा भ्रम है। तुझे क्या लगा? तूने मुझे मार दिया? तुमने मुझे मार कर सोचा था कि तू आराम से जी सकती है। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। नहीं, बचाओ, कोई है, मेरी रक्षा करो, बचाओ। माया घबराकर भागते हुए घर के अंदर आती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा। कहीं मैंने जो किया वही तो मेरे सामने वापस आकर खड़ा नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो किया वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। पर अगर उनकी आत्मा सच में भटक रही है तो नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ। तभी नितिन अंदर आता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, ये दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों कर रखा है? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम ऐसे काँप क्यों रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो? कहीं सच में तुमने कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? मजाक मत करो नितिन, मैं पहले ही डरी हुई हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो कह रही थी कि मुझे मेरे की सज़ा मिलेगी। मुझे बचा लो नितिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी ना बिना बात के डर जाती हो। माँ को गए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम दिन रात उसी बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो अब ये सब छोड़ो और मुझे खाना दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं नितिन, ये वहम नहीं था। मैंने उन्हें साफ साफ देखा। वो मेरे सामने खड़ी थीं और जोर जोर से हंस रही थीं। उनकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई बदला लेने आया हो। बस करो माया, जितना सोचोगी उतना डरोगी। हम दोनों को मजबूत रहना होगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब शांत हो जाओ और थोड़ी देर आराम करो। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को अचानक कमरे में कुसुम देवी प्रकट होती हैं। क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम इतनी आसानी से चैन की नींद सो पाओगे? अन्याय करके कोई शांति से नहीं जी सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। नितिन और माया की नींद खुलती है। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। माँ, आप यहाँ कैसे आ सकती हैं? हमने तो मैंने कहा था ना नितिन, वो वापस आएंगी। तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब देखो, वो हमारे सामने खड़ी है। अब हम क्या करेंगे? माँ, अगर हमने गलती की है तो हमें माफ़ कर दीजिए। आप हमें इस तरह डराइए मत, हम आपके बच्चे हैं। जब तुमने अन्याय किया तब क्या तुम्हें याद था कि तुम मेरे बच्चे हो? जब स्वार्थ ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला तब क्या तुम्हें मेरे प्यार की कद्र थी? अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा से कोई नहीं बचा सकता। दोनों डर कर भागते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। तुम दोनों कौन हो? इस प्रकार घबराए हुए अस्त व्यस्त वेशभूषा में हमारे दरबार में आने का कारण क्या है? स्पष्ट रूप से बताओ। आखिर तुम्हारे मन में इतना भय किस बात का है? महाराज, दया कीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमारी जान खतरे में है। हमारी माँ हमें मार डालना चाहती है। उनकी आत्मा हमें हर जगह दिखाई देती है। हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं।
एक माँ जो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, वो अपने ही पुत्रों की हत्या क्यों करना चाहेगी? ये बात कुछ समझ में नहीं आती। सच सच बताओ, कहीं तो मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे? महाराज, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उनकी आत्मा आज रात हमारे सामने आ खड़ी हुई, हमें घूर रही थी और हमें डरा रही थी। हमें वे मारना चाहती है। कृपया हमें राजमहल में शरण दे दीजिए, वरना हम जीवित नहीं बचेंगे। अचानक कुसुम देवी की आत्मा सच में आ जाती है। राजा के पीछे होती है। कुसुम देवी की आत्मा गुस्से से देख रही होती है। महाराज पीछे देखिए, वो फिर से आ गई है। माँ हमें लेने आ गई है। महाराज पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। मेरे पीछे तो कोई नहीं है। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे मन का वहम है। नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मांझी को तो मैंने अपने ही हाथों से मार दिया था। फिर उनकी आत्मा यहाँ कैसे आ सकती है? क्या कहा तुमने? तुमने अपनी ही माँ की हत्या की? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उसी के जीवन को समाप्त कर दिया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे जमीन चाहिए थी। मैं धन और संपत्ति के लालच में अंधा हो गया था। माँ जमीन देने से मना कर रही थी। क्रोध में आकर मैंने अपना आपा खो दिया और ये घोर अपराध कर बैठा। महाराज, मैं भी इस अपराध में बराबर की भागीदार हूँ। मैंने नितिन को भड़काया। मैंने ही योजना बनाई कि सबूत मिटा दिए जाएं, ताकि लोगों को लगे कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। लालच ने हमें अंधा बना दिया था। तभी विकास, अंजलि और मुखिया दरबार में प्रवेश करते हैं। नितिन, हम एक ही माँ की संतान हैं। उसी माँ की गोद में खेले, उसी की रोटियां खाईं, और तुमने उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अगर तुम्हें जमीन चाहिए थी तो तुम हमसे कहते, हम खुशी खुशी तुम्हें अपना हिस्सा दे देते। आखिर तुम मेरी सगी बहन थी। पर माँ का जीवन छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? महाराज, ऐसे निर्दयी और लालची लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संतान अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश भी ना करे। मंत्री जी, आदेश है कि इन दोनों अपराधियों को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इन दोनों ने जो अपराध किया है, उसकी ये सजा है कि इन दोनों को अपना पूरा जीवन कारावास में बिताना होगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे भूल हो गई। हमें एक अवसर और दे दीजिए। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी क्षमा नहीं होती। तुमने अपनी माँ का अपमान किया और उन्हें मार डाला है। तुम्हारा दंड ही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मंत्री उन्हें ले जाता है। महाराज, मेरे भाई ने जो अपराध किया है, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। ये घाव जीवन भर नहीं भरेगा, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं सदैव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। सच्चाई, साहस और हृदय में धर्म, ऐसे ही व्यक्ति राज्य की रक्षा कर सकते हैं। आज से तुम हमारे राज्य के सेनापति नियुक्त किए जाते हो। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मुझे युद्ध और राज्य संचालन का अनुभव नहीं है। सच्चाई, साहस और न्यायप्रियता ही सबसे बड़ा अनुभव है। हमें ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। तुम इस राज्य की रक्षा करोगे और न्याय की मर्यादा बनाए रखोगे। उस दिन के बाद विकास सेनापति बन जाता है और जो अम्मा उसकी माँ बनी थी, वे उन्हें अपनी माँ की तरह रखता है। पूरा परिवार खुशी से रहता है। इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और वो अपने ही रिश्तों को भूल जाता है। माता पिता का अपमान और उनके साथ अन्याय करने वालों को अंत में कठोर सजा मिलती है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है। हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ड्रामा कहानियाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।